सबसे पहले मैं बात करता हूँ, उस दिन आपसे बात किया था डार्विनवाद। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ डार्विनवाद की आलोचना। मैं आपसे उस दिन चर्चा किया था कि डार्विन की जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1958 में प्रकाशित हुई और उसकी पुस्तक को लोग बाग इतना विश्वास करते थे या उसके सिद्धांत पर इतना विश्वास करने लगे कि बाइबल के बाद दूसरी पुस्तक थी जिस पर लोग यूरोप के लोग इतना विश्वास करते थे, अर्थात उसके सिद्धांत की चारों तरफ धूम मची थी। लोग बाग आंख मूंद कर उसके सिद्धांत को मानने लगे थे। तब भी उसके सिद्धांत में ढेर सारी कमियां थी, जिसको कहते हैं डार्विनवाद की आलोचना या डार्विनवाद के दोष। सबसे बड़ा इसकी जो महत्वपूर्ण कमी थी, उसने ये बताया था डार्विनवाद ने अपने सिद्धांत में कि भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वेरिएशन उत्पन्न होते हैं सजीवों में, और भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इकट्ठा होकर नई प्रजातियों की उत्पत्ति करती हैं। लेकिन उसने सबसे बड़ा दोष था कि डार्विन ने भिन्नताओं का कारण नहीं बता पाया था कि भिन्नताएं उत्पन्न क्यों होती हैं। एक छोटा सा कारण उसने बता दिया था कि इन्वायरमेंटल फैक्टर वेरिएशन को उत्पन्न करता है। दूसरा इसकी महत्वपूर्ण कमी थी इसके सिद्धांत की, वो थी कि डार्विन ने बताया था छोटी छोटी भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर इकट्ठा होकर नई प्रजातियों की उत्पत्ति करती हैं। जबकि यह आधुनिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि भिन्नताएं जो है वेरिएशन यह वंशानुगत नहीं होते, अर्थात ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर नहीं जाती भिन्नताएं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण इसका दोष था कि डार्विनवाद अवशेषी अंग के उपस्थिति के बारे में कुछ जानकारी नहीं देता। चौथा इसका महत्वपूर्ण बात बताई गई थी इसकी आलोचना में कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात तो किया है, लेकिन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्यों उत्पन्न होता है ये नहीं बताया। किसने? डार्विनवाद ने। डार्विनवाद का एक महत्वपूर्ण आलोचना है कि यह लेमार्क का यूज एंड डिसयूज थ्योरी पर तो जोर देता है, अर्थात अंगों और के उपयोग और अनुपयोग की बात तो करता है, लेकिन यह लेमार्क का प्रबल आलोचक था डार्विन। ठीक है, तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी इसकी जो आलोचना थी वह आलोचना थी वेरिएशन पर, कि भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाकर नई प्रजातियों की उत्पत्ति करती हैं। ठीक है, यह इसकी आलोचना थी। दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना थी कि भिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, ये डार्विनवाद में नहीं बताया गया। अब छोटी सी बात करें अपन लेमार्क और डार्विनवाद की तुलना करें। किसकी? लेमार्क और डार्विनवाद। तो लेमार्क और डार्विनवाद की तुलना करने पर आपको एक बात समझ में आती है कि जिराफ को उदाहरण से देख लें अपन, कि लेमार्क ने बताया था कि जिराफ हिरण जैसा प्राणी था, उसके चारों पैर सेम साइज के थे, गर्दन भी हिरण जैसी थी। अचानक जो है किसी भी हैबिटेट में ग्रासलैंड खत्म हो गया, तो उनका जो भोजन था ग्रास, वो खत्म होने के कारण वो भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। अचानक जो पेड़ ऊंचे पेड़ थे उनकी पत्तियों को खाना उनकी मजबूरी हो गई, इसलिए प्रकृति ने उनकी गर्दन को ऊंचा कर दिया। ऊंचा गर्दन होने के कारण आसानी से वो बड़े पेड़ों की पत्तियों को खा सकते थे, और जो अगला पैर था उनके दोनों वो भी लंबे हो गए। ये किसने बताया? लेमार्क ने। डार्विन ऐसा नहीं कहता। डार्विन कहता है कि अफ्रीका के जंगलों में दोनों प्रकार के जिराफ थे, एक हिरण जैसे और दूसरे ऊंची गर्दन वाले, एक नॉर्मल गर्दन वाले और ऊंची गर्दन वाले, दोनों प्रकार के थे। जो हिरण जैसे जिराफ थे वो ग्रास को खाते थे, और जो जिनकी गर्दन ऊंची थी और अगले पैर बड़े थे वो ट्री स्पीसीज की पत्तियों को खाते थे। अचानक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ग्रास खत्म हुई, तो हिरण जैसे जिराफ थे वो खत्म हो गए, और जो पेड़ों को पत्तियों को खाते थे जिनकी गर्दन ऊंची थी वो
जीवित रहता है। ठीक है, ये किसने बताया है? डार्विन ने। तो ये लेमार्क और डार्विनवाद की तुलना हो गई। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न है, उन्होंने बताया कि डार्विनवाद की आलोचना या डार्विनवाद के दोष लिखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा प्रश्न है लेमार्क और डार्विनवाद की तुलना कीजिए, दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न है म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद, जिसके प्रबल समर्थक जिस थ्योरी को दिया है ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। ह्यूगो ड्यूब्रिज क्या कहता है समझना। ह्यूगो ड्यूब्रिज मुख्यतः भिन्नताओं पर जोर देता है। डार्विन ने बताया था कि भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इकट्ठा होकर नई प्रजातियों की उत्पत्ति करती हैं, लेकिन भिन्नताएं उत्पन्न क्यों हुई ये डार्विन नहीं बता पाया। लेकिन ये बता रहा है, म्यूटेशन थ्योरी में बताया गया है, ह्यूगो ड्यूब्रिज ने बताया है कि ह्यूगो ड्यूब्रिज ने, याद रखना, किस पौधे पर अपना प्रयोग किया? इवनिंग प्राइम रोज। क्या नाम है पौधे का? इवनिंग प्राइम रोज, जिसका नाम है ऑनोथेरा लेमार्कियाना। क्या नाम है? ऑनोथेरा लेमार्कियाना पर प्रयोग किया है। किसने? ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। कौन सी थ्योरी दिया? म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन क्या है समझना। किसी सजीव के जीन की संरचना या डीएनए की संरचना में परिवर्तन होता है अचानक, सडन, और जीन की संरचना या डीएनए की संरचना में परिवर्तन होता है तो उस जीव का जो मॉर्फोलॉजी है वो परिवर्तित हो जाती है। और जब मॉर्फोलॉजी परिवर्तित हो जाती है तो उस सजीव में या उस जीव में भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो म्यूटेशन थ्योरी का मुख्य ध्येय क्या है कि जो भिन्नताएं हैं उसका सोर्स क्या है बताएं आप मुझे? म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या है? किसी सजीव में अचानक डीएनए या जीन की संरचना में परिवर्तन होने से उस सजीव की मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन होना ये कहलाता है म्यूटेशन। और उस परिवर्तन का जो रिजल्ट है वह रिजल्ट है, हमने बताया आपको, भिन्नताएं या वेरिएशन। अपन डिटेल में बात करेंगे अभी कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन के उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं, वो अपन चर्चा करेंगे बाद में। एक फिर लास्ट है न्यू डार्विनवाद, नव डार्विनवाद। हमने बात किया आपसे कि डार्विन की ढेर सारी आलोचनाएं हुई और उन आलोचकों में एक प्रमुख आलोचक था बीजमैन। और ढेर सारे आलोचक हैं, लेकिन उन आलोचकों में मैंने बात किया क्या नाम है? बीजमैन। बीजमैन ने क्या दिया है? नव डार्विनवाद। और नव डार्विनवाद में बीजमैन ये बताने का प्रयास करेगा कि भिन्नताएं किसी सजीव में क्यों उत्पन्न होती हैं और कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर नई प्रजातियों की उत्पत्ति करती हैं। तो अब मैं डिटेल में बात करूंगा। भिन्नताएं, न्यू डार्विनवाद का मुख्य ध्येय है भिन्नताओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। तो अभी मैं चर्चा करूंगा भिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस वर्ष आ सकता है, डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में तुलना कीजिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताया लेमार्क और डार्विनवाद में अंतर बताइए। एक मैंने बात किया म्यूटेशन थ्योरी। अब मैं आपसे बात करता हूँ भिन्नताओं और भिन्नताओं के उत्पन्न होने के महत्वपूर्ण कारण